राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। कर्नाटक सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव मतपत्रों से कराने की सिफारिश की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का विमान की लैंडिंग सुबह खराब मौसम के कारण भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर नहीं हो सकी। खराब मौसम की वजह से विमान को कोलकाता डायवर्ट कर दिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा। कांग्रेस की केरल इकाई की एक पोस्ट ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें बिहार और बीडी के बीच तुलना की गई है। इन दिनों वृंदावन में यमुना ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। यमुना के बढ़ते कदमों से लोग चिंतित हैं। तेज गति से पंख फैलाती यमुना नदी घाटों से निकलकर कॉलोनी और सड़कों पर नजर आ रही है। देश में बिजली महंगी नहीं होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने 674.77 करोड़ की कैरिंग कास्ट मांगी थी। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुराने लोहे के पुल की सड़क तक पानी पहुंचने की उम्मीद है। नवजात के लिए डिब्बा दूध बेहद खतरनाक है। जिला अस्पताल में इसकी वजह से बीमार होने वाले 4 से 5 नवजात बच्चे पहुंच रहे हैं। चिकित्सक ने उन्हें इस दूध का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। साल 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात को लगने जा रहा है, जो भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसकी कुल अवधि करीब 3 घंटे 30 मिनट रहेगी, जबकि पूर्ण ग्रहण का चरण रात 11:01 से 12:23 तक, यानी लगभग 1 घंटा 22 मिनट तक रहेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ चुनाव में भगवा परचम लहराया है। भाजपा समर्थित शिक्षक संगठन एनडीटीएफ के प्रोफेसर वीएस नेगी डूटा अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर देशवासियों को शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि मन को पोषित करने के लिए शिक्षकों का समर्पण मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। वहीं गुरु को जीवन का मार्गदर्शक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में गुरु शिष्य परंपरा एक बड़ी ताकत है। उन्होंने शिक्षकों को सशक्त समाज और मजबूत देश की बुनियाद बताया। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके जीवन और विचारों को भी याद किया। साथियों, हमारा देश हमेशा से गुरु शिष्य परंपरा का उपासक रहा है। भारत में गुरु को केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक माना गया है। मैं कभी कभी कहता हूं, मां जन्म देती है, गुरु जीवन देता है। आज जब हम विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तब ये गुरु शिष्य परंपरा भी हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। आप जैसे शिक्षक इस श्रेष्ठ परंपरा के प्रतीक है। आप नई पीढ़ी को सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए जीने की सीख भी दे रहे हैं। आपके मन में कहीं न कहीं भाव रहता है कि जिस बच्चे के लिए मैं समय खपा रहा हूं, हो सकता है वो देश के लिए कहीं काम आ जाए। और इस सारे पुरुषार्थ के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, शिक्षक एक मजबूत देश, एक सशक्त समाज की बुनियाद होते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम में सिलेबस, समय के अनुकूल बदलाव, इन सारी बातों को समझते भी हैं। कालबाह्य चीजों से वो मुक्ति चाहते हैं। और यही भावना देश के लिए होने वाले रिफॉर्म्स में भी होती है।
अभी धर्मेंद्र जी ने उसका उल्लेख किया तो मैं भी उस बात को आगे बढ़ाता हूं। एक तो निरंतर रिफॉर्म्स होते रहने चाहिए, ये समय के अनुकूल भी हो और दीर्घदृष्टा भी हो, उसमें भविष्य को समझना, मानना, स्वीकारना, ये उसके स्वभाव में होना चाहिए। और जहां तक इस सरकार का कमिटमेंट है, हम पूरी तरह इसके लिए कमिटेड हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि समयानुकूल परिवर्तन के बिना हम आज की वैश्विक परिस्थिति में हमारे देश को जो स्थान का उसका हक है, वो हक नहीं दिला सकते हैं। और साथियों, मैंने लाल किले से इस बार 15 अगस्त को कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। जिस भावना को लेकर के हम चल रहे हैं, उसी भावना पर चलते हुए कल भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा निर्णय किया है, और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार, जब नवरात्र का पहला दिन है, और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है, और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी एक शिक्षक के रूप में राष्ट्र निर्माण के इस बड़े मिशन कर्तव्य भाव से जुड़ेंगे, और इस देश को सामर्थ्यवान बनाने के काम को आप ही अपने कंधे पर उठाएंगे, तो निश्चित हमें जो परिणाम चाहिए वो परिणाम मिलेगा। आप सबको फिर से एक बार इस महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। नई दिल्ली में भाजपा की प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम मोड़ साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस सुधार से मध्यम वर्ग और आम जनता को बड़ा लाभ मिलेगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। गोयल ने आश्वासन दिया कि केंद्र राज्यों को किसी भी वित्तीय संकट का सामना नहीं करने देगा और जरूरत पड़ने में हस्तक्षेप करेगा। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना ऐतिहासिक और व्यापक बदलाव, रिफॉर्म, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए, ट्रांसफॉर्म करे, ऐसा बदलाव जो शायद मुझे लगता है आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े रूप में देश के टैक्स स्ट्रक्चर में किया गया है। इतना बड़ा राहत जो देश के उपभोक्ताओं को दी गई है, सरलीकरण जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रभावशाली रहेगी, और हमारे देश के हर वर्ग का उपभोक्ता, हर एक को एक बहुत बड़ा तोहफा 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने देश को वादा दिया था कि अब देश निकल पड़ा है, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, बड़े परिणाम करने वाले, बड़े परिणाम देने वाले अब कदम भारत में उठाने की क्षमता है। ये क्षमता देश में 2014 में नहीं थी। जब हमारी सरकार आई, उस समय की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं कितनी कमजोर थी। हम सब जानते हैं कि 10 साल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार करने के अलावा प्रभावशाली कदम या ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म के कोई कदम उठाए नहीं गए। वादे बहुत मिलते थे। अटल जी ने कल्पना की थी एक टैक्स की कि सभी
30-35 अलग अलग प्रकार के टैक्स, ड्यूटी, लेवीज, इन सबको एकत्रित करके एक टैक्स बनना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प था और आर्थिक सोच स्पष्ट थी, जिसके कारण उन्होंने ये हिम्मत की कि केंद्र सरकार जो भी राज्य में जीएसटी आने के बाद अगर रेवेन्यू कम होगा या ग्रोथ रेवेन्यू की बढ़त 14% से कम होगी, उसको केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन के माध्यम से पूरा करेगी 5 साल के लिए। अब सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत की बात थी। आपको याद होगा कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को सी फॉर्म का कितना मुसीबत होती थी व्यापारियों के लिए। इन सब को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जीएसटी लागू किया, उपभोक्ताओं का बोझ कम किया, सरलीकरण किया। 2017 पहली जुलाई से 5 साल तक राज्य सरकारों को कमिट किया, विश्वास दिलाया कि 14% वार्षिक हर वर्ष बढ़त भी मैं कमिट करता हूं कि अगर आज 17 में आपका 100 रुपए इकट्ठे होते हैं तो अगले साल 114 कमिट करता हूं। उसके अगले साल सिर्फ 14 नहीं, 114 पे 14%। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके ऊपर विश्वसनीयता भी थी, सभी राज्य, विपक्षी राज्यों ने भी मिलकर रेट्स तय किए, स्लैब्स तय किए, पूरा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और समय समय पे 2017 से 24-25 तक समय समय पे जहां जहां संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी रेट्स कम करते ही रहे। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा थी कि अब हमें लाभ देना है, हमारे उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ देना है और सरलीकरण करनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारे व्यापार और उद्योग जगत को सरल टैक्स और सरल करना है टैक्स को। और मैं समझता हूं जो 3 दिन पहले 3 तारीख को ऐतिहासिक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल के निर्णय हुए, ऐसा कोई वर्ग नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों को लाभ पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए मैंने कहा ये आज तक का सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल, सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा, देखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गीड़ा क्षेत्र में 2251 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर गीड़ा आवासीय और औद्योगिक योजना के भूखंडों के आवंटन पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश दुनिया का सबसे बड़ा निवेश आ रहा है और पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में 120 करोड़ के निवेश से बड़े उद्योग की शुरुआत हुई है और प्लास्टिक पार्क के विकास को भी गति दी जा रही है। गोरखपुर गीडा के 2251 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में हमारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज गीडा में एक बार फिर से आप सभी को 2251 करोड़ रुपए की इन निवेश परियोजनाओं के उपहार देने के लिए हम लोग आए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको इन परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज बड़ा पावन दिन है। भगवान श्री विष्णु के 52 अवतार का भी आज दिवस है और इस पावन दिवस की भी आपको बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। गीडा में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में निवेश हो, यह 2017 के पहले एक सपना था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जैसे गोरखपुर में निवेश हो रहा है, ऐसे ही
अन्य जनपदों में भी निवेश के लिए बड़े बड़े प्रस्ताव आ रहे हैं। विकास के कार्य सड़क के माध्यम से, पुल के माध्यम से, निवेश के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से आम जन को प्राप्त हो सके, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। जब सरकारें कार्य करती हैं, जन भावनाओं का सम्मान करती हैं, तो परिणाम भी आते हैं, और वही परिणाम है जो आज यहां पे 2251 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ हम लोग फिर से गीडा में आए हैं, और गीडा के माध्यम से विकास के साथ साथ रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने यहां पे कुछ इकाइयों में देखा है, हमारा जो प्लास्टिक पार्क बना है, इस प्लास्टिक पार्क में अभी मैं देख रहा था, यहां पर हम लोगों ने एक सेंटर का आज यहां पे लोकार्पण किया है, और इस प्लास्टिक पार्क में 120 करोड़ रुपए की लागत का इस नए उद्यम के लोकार्पण के अवसर पर मैं उनसे पूछ रहा था, ये प्लास्टिक पैकेजिंग में टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने यहां पर अपना निवेश किया, और उन्होंने इसके माध्यम से यहां पर जो निवेश किए हैं, उस निवेश के माध्यम से उन्होंने यहां के माध्यम से जो कार्य उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं भी पूछ रहा था उन लोगों से, जो लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं, कि भैया आप कार्य करने वाले जो लड़के थे, उनसे पूछ रहा था कहां के रहने वाले हैं, तो कोई गोरखपुर का है, कोई अयोध्या का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई देवरिया का है, कोई कुशीनगर का है, कोई जौनपुर का है। अलग अलग जनपदों से, उत्तर प्रदेश के ही जनपदों से आकर के आज गोरखपुर में उनको नौकरी मिल रही है, कारोबार मिल रहा है। ये बताता है एक सही दिशा में यहां के युवाओं के लिए रोजगार का, एक नौकरी का एक मंच प्राप्त हुआ है। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कॉटन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राजभवन देहरादून में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामना दी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया। इस अवसर पर राज्य के 16 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल युग में शिक्षकों की भूमिका और भी अहम हो गई है और शैलेश मटियानी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर महान शिक्षाविद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी
नमन करता हूं, जिनकी स्मृति में और सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज के इस विशिष्ट अवसर पर हम राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने वाले 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अनुभव से और परिश्रम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को संवारने का काम किया है। मैं ऐसे सभी शिक्षक गणों को, उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से आप सबके कारण से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में भी अन्य शिक्षकों के लिए भी आप सबके द्वारा जो काम किए गए हैं वो उनके लिए भी पाथे और मार्गदर्शन का काम करेंगे कि इस दिशा में चलकर उनको भी उसी प्रकार की उत्कृष्टता प्राप्त करनी है जैसे आपको प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, शैलेश मटियानी जी पहाड़ के दर्द और संवेदनाओं को गहराई से समझने वाले कथाकार थे। वे कभी किसी विचारधारा की सीमाओं में नहीं बंधे, परंतु कुछ लोग उनके आरंभिक दिनों की रचनाओं के आधार पर उन्हें वामपंथी रचनाकार मानते थे, किंतु अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे पूरी तरह से इस देश की मूल चिंतन धारा की ओर आकृष्ट हुए और यही उनका वास्तविक स्वरूप था। ऐसा ही रूपांतरण महर्षि अरविंद के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है। वे भी शुरू में क्रांतिकारी थे और आगे चलकर गहन चिंतन और अध्यात्म के महान ऋषि के रूप में पहचाने गए। शैलेश मटियानी जी ने कथा साहित्य के साथ साथ गद्य और सामयिक चिंतन में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। शैलेश मटियानी जी को प्रायः उत्तराखंड का प्रेमचंद भी कहा जाता था। भाइयों बहनों, आज इस डिजिटल युग के बदलते दौर में शिक्षकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि कुछ लोग ऐसा नहीं मानते, पर मेरा मानना है कि आज के इस दौर में शिक्षक वो कड़ी है जो हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृति, संस्कार और जीवन के नैतिक मूल्यों से परिचित कराते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शिक्षकों के इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उनके योगदान को उचित सम्मान देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वहीं हमने शिक्षकों को उपयुक्त वातावरण और साधन उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा हमने शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी विशेष योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिससे वे आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना कर सकें और विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर सकें। भाइयों बहनों, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत कर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति प्रारंभ की है। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड को सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं, वहीं हमने राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की योजना की शुरुआत भी की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
पंजाब में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य में ऐसी त्रासदी 37 साल बाद आई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार, सांसद, विधायक, अधिकारी, कर्मचारी और कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और हर गाँव के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से भी मदद की अपील की और कहा कि पंजाब की आप सरकार पूरी मजबूती से जनता के साथ खड़ी है। पूरा पंजाब मिलकर इस आपदा से उभर रहा है। बहुत बड़ा कहर आया है, चारों तरफ बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है और कई पूरे के पूरे गांव के गांव बह गए। बताते हैं 1988 में 37 साल पहले इतना ज़्यादा बाढ़ पंजाब के अंदर आई थी, उसके बाद अब आई है। इतनी दुख की घड़ी में पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, हमारे सारे मंत्री, आज मेरे साथ अमन अरोड़ा जी आए हुए हैं, हमारे सांसद संत सीचेवाल जी हैं, हमारे सभी सांसद, मंत्री, विधायक, हमारे सारे वर्कर, आम आदमी पार्टी के, पूरी सरकार, सारे ऑफिसर्स, जितने डीसी हैं, प्रशासन है, एसएसपी, एसपी जितने भी हैं, सब इसमें पूरे शिद्दत से लगे हुए हैं लोगों को बचाने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए। अभी जैसे हम गए थे, कई लोग ऐसे हैं जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनके पशु भी हैं, उनको ये भी डर है कि घर अगर छोड़ दिया तो पीछे से कुछ उनके यहाँ चोरी ना हो जाए, तो कई लोग घर नहीं छोड़ना चाहते। कई लोग हैं जिनको गांव से निकाल के राहत शिविरों में भेजा गया है, तो राहत शिविरों में भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है सरकार के द्वारा, किसी तरह की कमी नहीं होने दी जा रही। वैसे तो बहुत ज़्यादा दुख का समय है, लेकिन अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। जहाँ जो लोग गांव के अंदर हैं उनको गांव के अंदर ही मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी सीचेवाल जी से मैं बात कर रहा था, तो अगर कोई यहाँ पे इस इलाके में कोई सिलेंडर की भी मांग करता है तो सीचेवाल जी उनके यहाँ सिलेंडर तक पहुँचाने जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो पंजाबियों का अपना योगदान है। पंजाब मैं समझता हूँ एक सूबा नहीं है, पंजाब एक तरह से जब भारत के ऊपर किसी ने भी आक्रमण किया तो सबसे पहले पंजाब सीना तान के खड़ा हो गया और उसने देश की रक्षा की है। जब देश को अन्न की ज़रूरत पड़ी, जब देश इस बात से जूझ रहा था कि इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना कैसे खिलाएंगे, तो हरित क्रांति के दौरान पंजाब ने पूरे देश का पेट भरा है। आज पंजाब मुसीबत में है, लेकिन पंजाबियों की जो स्पिरिट है वो अभी भी देखने वाली है कि एक पंजाबी दूसरे पंजाबी की किस तरह से मदद कर रहा है। निस्वार्थ भाव से, अपना सोचे बिना एक पंजाबी पड़ोसी की पहले मदद कर रहा है और फिर अपने बारे में सोचता है। तो आज पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ, सारा प्रशासन लगा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं सुबह, आज मान साहब को भी मेरे साथ आना था, लेकिन वो 3-4 दिन से घूम रहे थे बहुत ज़्यादा बिना खाए पिए। आज सुबह उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं उनके घर भी गया था उनसे मिलने के लिए, तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैंने उनसे निवेदन किया कि वो 1-2 दिन रेस्ट करें, नहीं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो उन्होंने, लेकिन वो वहाँ लेटे हुए भी अभी भी उनको ड्रिप चढ़ी हुई है, लेकिन वो उस वक्त भी पूरा यही सोच रहे हैं कि किस तरह से अपने पंजाब के लोगों को मदद की जाए। तो सुबह उन्होंने मुझसे चर्चा भी की थी, अभी शायद ऐलान भी हो गया कि हर गांव में लगभग 1400 के गांव अफेक्ट हुए हैं, 1400 के करीब गांव प्रभावित हुए हैं और 3 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। तो हर गांव के लिए एक गजेटेड ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है, ताकि गांव के लोगों को वहीं उसी वक्त प्रशासन के किसी के पास जाना ना पड़े, वहीं उसी वक्त हाथ की हाथ उसे मदद मुहैया हो सके। मैं केंद्र सरकार से भी विनती करना चाहूँगा कि इतने दुख के मौके पे जितना भी हो सके इस वक्त जो जितनी भी मदद हो सके मदद करे पंजाब की। अभी मैंने देखा केंद्र सरकार ने अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया है, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मदद भेजी है। तो वो अच्छी बात है, दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन पंजाब में इतना बड़ा दुख है तो पंजाब की भी केंद्र सरकार मदद करे, ऐसा मैं विनती करता हूँ उनसे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।